जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नवांश साधन और उसके फल विचार के बारे में बताऊंगा कि आप लोग नवांश साधन कैसे करें, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। आपको नवांश साधन की दोनों विधियों के बारे में बता दूंगा। उसके बाद उसका फल विचार आप कैसे करेंगे। पहले तो समझ लीजिए कि नवांश जो है, इससे स्त्री के सुख का विचार किया जाता है कि पत्नी का सुख इसको जीवन में है या नहीं है तो कब है, किन ग्रहों की क्या स्थिति होती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा पूर्ण। और पहले तो आपको मैं साधन करना बता देता हूँ कि नवांश है क्या। ये समझ लो कि एक राशि का 9वां हिस्सा, एक राशि 30 अंश की, उसको 9 से आप भाग कर दीजिए तो एक इसका जो नवांश आएगा वो आपको आ जाएगा 30 अंश और 3 अंश और 20 कला। ये समझ लीजिए, एक राशि का 9वां भाग 30 को आप 9 से भाग कर देंगे तो 3 अंश 20 कला, ये एक नवांश का मान होता है। एक नवांश आपको ये निकल आएगा। अब आप इसका साधन कैसे करें। जैसे आपके पास ग्रह, आपने ग्रह स्पष्ट कर लिया। अब ग्रह स्पष्ट के बाद आपको निकालना है कि नवांश हम निकालें कैसे। तो इसी से आप ध्यान रखो कि 1, 5, 9 जो अग्नि तत्व राशियाँ हैं, मेष राशि, मेष सिंह धनु में उसी राशि का प्रथम नवांश होगा। ये ध्यान रखिए कि जैसे अग्नि तत्व राशि है मेष सिंह धनु में, उसी राशि किस राशि, मेष राशि का नवांश होगा। प्रथम नवांश किसका होगा, मेष राशि का। इसी तरह 2, 6, 10 यानी वृक, कन्या और मकर राशि में प्रथम नवांश किसका है, प्रथम नवांश मकर राशि का होगा। और 3, 7, 10 यानी मिथुन, तुला और कुंभ में प्रथम नवांश जो है तुला राशि का होगा। इसी प्रकार कर्क, वृश्चिक और मीन में जो प्रथम नवांश है वो कर्क राशि से प्रारंभ होगा। ये आप लोग ध्यान रखें कि जो आपने स्पष्ट किए, ग्रहों को स्पष्ट किया, उसमें देखना है ग्रह किस राशि में गया। अगर वो अग्नि तत्व में है तो प्रथम नवांश मेष राशि से, अगर वो 2, 6, 10 में गया तो उसमें जो प्रथम नवांश होगा वो मकर राशि का, 3, 7, 11 में प्रथम नवांश तुला का, 4, 8, 12 में प्रथम नवांश जो है आपका वो कर्क राशि से प्रारंभ होगा। ये तो एक विधि हो गई। दूसरी विधि क्या है कि जैसे चर राशियां 3 प्रकार की हैं, चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव। चर राशि अगर आपकी है तो चर राशि में जो आपका नवांश होगा उसी राशि से प्रारंभ होगा। चर राशि 1, 4, 7, 10 में जो आपका ग्रह बैठी हुई है उसी राशि से उसकी गणना प्रारंभ होगी। स्थिर राशि आपकी है, जो ग्रह आपके स्पष्ट आया है वो अगर स्थिर राशि है 2, 5, 8, 11 में वो आपकी ग्रह बैठी है तो स्थिर राशि में 9वीं राशि जो राशि है उससे 9वीं राशि से उसकी गणना प्रारंभ होगी। इस प्रकार द्विस्वभाव राशि, दो स्वभाव राशि कौन सी है, 3, 6, 9, 12। अगर द्विस्वभाव राशि में कोई ग्रह आपकी बैठी है तो उससे जो 5वीं राशि है उससे आपकी गणना नवांश की प्रारंभ होगी। ये दोनों विधियाँ आपके पास है। अब आपको मैं उदाहरण से समझाता हूँ कि आप लोग को निकालना कैसे। अब ये समझ लो, नवांश का मैंने मान बताया कि प्रथम नवांश कितना है, 3 अंश 20 कला का। तो दूसरा नवांश आपका हो जाएगा 6 अंश 40 कला, फिर 10 अंश का 13, 20 का, 16, 40, 20 अंश 23 अंश 20 कला, 26 अंश 40 कला और 30 अंश। यानी इस तरह से नवांश आप निकालिए, प्रथम, द्वितीय नवांश, तृतीय नवांश, चतुर्थ नवांश, इन नवांशों के मान यानी 30 अंश 20 कला, इस तरह सब जोड़ते चले जाइए, ये आपके 9 नवांश निकल आएंगे। अब इन नवांशों में हमें ग्रहों को देखना है। मैंने उदाहरण लिया हुआ है, आपको बताया था मैंने वही 13 जनवरी 69 रात्रि 9:35 की जो कुंडली हम लेके चल रहे हैं। अब इसकी ही हमको गणना करनी है कि इसमें नवांश आप साधन कैसे करेंगे। अब आपको मैं बता देता हूँ, जिसमें लग्न जो है सिंह राशि में 20 अंश 47 कला है। अब आप देखें लग्न क्या है, सिंह राशि में 20 कला। अब यहाँ 20 कला आप देखिए नवांश में, 20 कला कहाँ आएगी, ये 20 कला 47, 20, 47 सबका 7वें नवांश में। यहाँ नवांश कौन सा है, 7वां नवांश। तो मैंने बताया था कि जैसे कोई अग्नि तत्व है, कोई अग्नि तत्व राशि है तो गणना क्या होगी, उसी से प्रारंभ होगी। तो सिंह राशि है तो सिंह अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व में अग्नि तत्व में जो प्रथम गणना से मेष राशि से प्रारंभ होती है। तो आप मेष से प्रारंभ करेंगे और 7वां नवांश है
तो मेष राशि हो 1 2 3 4 5 6 7। तो नवांश आपके नवांश लगन क्या बनेगी? तुला। तो यह नवांश मैंने तुला लिख दिया। और इसी तरह 7 8 9 10 जैसे क्रम से लिखते हैं, इस तरह से आपने नवांश कुंडली बना ली। ये आपकी लगन बन गई। क्योंकि जो बताया मैंने कि अगर अग्नि तत्व लग्न है तो उस मेष राशि से गणना प्रारंभ होगी। दूसरी सूत्र आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर स्थिर लगन है, स्थिर लगन 5 क्या है, या सिंह लगन क्या है? स्थिर है। इस राशि से 9वीं राशि जहाँ पर ये है, यानी सिंह से यहाँ से आप करेंगे, यहाँ से 9वीं दूसरी विधि, उसमें आपको बाद में समझाता हूँ। तो दूसरी विधि क्या थी आपको बताया मैंने कि स्थिर, जैसे ये लग्न आपकी आई है स्थिर लग्न, किसमें है? स्थिर लग्न, सिंह लग्न है। अब यहाँ जो गणना प्रारंभ होगी वो 5वीं दूसरी मैंने कहा जो लग्न है उससे 9वीं से आपकी गणना प्रारंभ होगी। 9वीं गणना क्या है? सिंह लग्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं क्या आ गई? मेष। अब यहाँ से गणना प्रारंभ होगी। कौन सा सप्तमांश है? 7वां। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां क्या की? तुला। तो चाहे आप इस तरह से कर लीजिए स्थिर चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि, चाहे इस प्रकार से गणना कर लीजिए, या अग्नि तत्व जो तत्व के अनुसार से कि ये अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, तो उस तत्व के अनुसार भी आप इनके नवांश गणना करना। दोनों विधि आपके पास है, चाहे राशि के अनुसार कर लीजिए, चाहे तत्व के अनुसार कर लीजिए। नवांश साधन आपको दोनों विधियों से आना चाहिए। तो ये तो लग्न का। अब दूसरा उदाहरण आप समझ लीजिए, सूर्य। सूर्य यहाँ बैठा हुआ है धनु राशि में। अब तत्व के अनुसार समझ लो कि सूर्य जो है यहाँ धनु राशि में बैठा है। मैंने आपसे कहा था कि कोई ग्रह अग्नि तत्व में है तो मेष राशि से उसकी गणना प्रारंभ होगी। तो यहाँ सूर्य जब मेष किसमें है? अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व क्या है? मेष राशि से गणना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन पहले हमें देखना है कि 8 29 ये कौन सा नवांश है? 8 29 में इसका 9वां नवांश होगा। अब मेष राशि से 9वां नवांश क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सूर्य जो है वो 9 में जाएगा। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ सूर्य 9 में लिख दिया। यहाँ सूर्य क्या है? जन्म कुंडली में भी 9 में है और नवांश कुंडली में 9 में है। इसको कहते हैं कि सूर्य यहाँ वर्गोत्तम हुआ। इस तरह समझ लीजिएगा, कोई ग्रह अगर जन्म कुंडली में भी, नवांश कुंडली में भी उसी राशि में है तो समझ उसको उस ग्रह को वर्गोत्तम कहा जाता है। अब ये तो हो गया सूर्य अग्नि तत्व के अनुसार। अब दूसरी विधि आपको मैंने चर राशि के अनुसार भी बताई हुई है कि ये सूर्य जो है अग्नि तत्व में है, यानी धनु राशि में है। धनु राशि क्या है? द्विस्वभाव राशि है, 3 6 9 12। मैंने कहा कि द्विस्वभाव राशि में उस राशि से 5वीं राशि से गणना प्रारंभ होगी जिस राशि में ग्रह बैठी है। और यहाँ धनु राशि में बैठा था। अब धनु क्या है? धनु, धनु से 5वीं राशि देखिए 1 2 3 4 5, मेष राशि 5वीं राशि आ गई। अब यहाँ से गणना प्रारंभ होगी और 9वें नवांश में है। तो यहाँ कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सूर्य किस में है? 9 में है। आज चर राशि वाली। अब दोनों विधियाँ आपके पास है, दोनों विधियों को मैंने आपको समझा दिया, लग्न में और सूर्य साधन में। तो इसी तरह आप गणना करेंगे नवांश का साधन करना। हमें नवांश निकालने की हर विधि आनी चाहिए, चाहे मैंने आपको बता दिया, चाहे अग्नि तत्व के अनुसार तत्वों के अनुसार निकालो, चाहे राशि के अनुसार निकालिए, आपको नवांश साधन करना हर विधि से आना चाहिए। आप एक उदाहरण और हम ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा किस में है? तुला के 26। अब हमको देखना है कि तुला का जो 26 है कौन सा नवांश बनेगा। तो 26 डिग्री आप देख लीजिए, 26 डिग्री आएगा 26 40, ये 26 47 है, इससे ऊपर चला जाएगा 9वें नवांश में। चंद्रमा भी जो है 9वें नवांश में है। तो चंद्रमा भी 9वें नवांश में। मैंने ये बताया कि जब चंद्रमा यहाँ की तुला राशि, अब तुला राशि आपको देखो, तुला का है 3 7 10। मैंने कहा 3 7 10 में जो गणना प्रारंभ होगी उसी राशि तुला राशि से प्रारंभ होगी। तो चंद्रमा यहाँ तुला राशि में है और तुला का 9वां नवांश। अभी देख लीजिए चंद्रमा था तुला में, ये चंद्रमा तुला में, तो इसी से ही गणना प्रारंभ होगी और 9वां नवांश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चंद्रमा कहाँ गया? 3 में। ये 3 में चंद्रमा आपका आ गया। अब दूसरी विधि से देख लीजिए। अब यहाँ चंद्रमा जो है तुला, तुला कौन सी हो गई?
तुला में चर राशि आ गई। चर राशि में मैंने आपसे बताया है उसी राशि से गणना प्रारंभ होगी। चर राशि में उसी राशि से गणना प्रारंभ होगी। कौन सा नवांश है चंद्रमा का? 9वां नवांश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 में चंद्रमा आ गया। आप चाहे इस विधि से प्रारंभ करिए, चाहे इस विधि से। दोनों विधियां मैंने आपको समझा दी। तो लग्न आपको निकालना बता दिया, सूर्य का स्पष्ट बता दिया, चंद्र का। इसी प्रकार आप सभी ग्रहों का जो है ये नवांश साधन करेंगे। आपको 3 महीने बता दिया उदाहरण के द्वारा। इसी प्रकार आप सभी नवांश साधन करेंगे तो सभी ग्रह, तो राहु आपका जो है तुला में आ जाएगा, सूर्य 9 में आ जाएगा, और कुंभ में शुक्र मंगल शनि आ जाएंगे। बृहस्पति आपका 7वें भाव में गुरु केतु आएंगे, एक राशि में, और 9वें भाव में चंद्र और बुध आ जाएंगे। नवांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपकी इस प्रकार से आ जाएगी। अब आपको करना है इसका फलित। आपको साधन करना तो आ गया, आपको साधन करना बता दिया, दोनों विधियां आपकी बता दी। दोनों विधियों का आप लोग प्रैक्टिस करिए। जो समझ में नहीं आए उसे आप लोग चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल से आप लोग जुड़े, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ, तो आपको साधन की विधि बता दी कि नवांश आप साधन कैसे करेंगे, दोनों विधि आपकी बता दी। अब इसका फल विचार आप कैसे करोगे। अब ये जन्मांग कुंडली हो गई, ये नवांश कुंडली हो गई। अब हमें कि नवांश कुंडली से विचार किसका किया जाता है? पत्नी के सुख का। पत्नी के सुख का हमें विचार करना है। तो हमें देखना है, पहले आप सूत्र समझ लीजिए। नवांश कुंडली से हम स्त्री के सुख का विचार करते हैं। पहले सूत्रों को आप नोट कर लीजिए कि नवांश कुंडली में नवांशपति जो है, नवांश का जो स्वामी है, यदि वो सूर्य हुआ, अब ये समझ लो, जैसे नवांशपति, नवांश का स्वामी तो यहाँ तो शुक्र है, ये नवांश का जो लॉर्ड होता है, अगर ये सूर्य हुआ किसी कुंडली में, तो जैसे ये कुंडली है इसमें नवांशपति शुक्र है, लेकिन किसी कुंडली में अगर सूर्य आ जाए ग्रह, नवांशपति का सूर्य बनता है, तो ये ध्यान रखो उसकी जो पत्नी होगी, पतिव्रता होगी, तेजस्वी होगी। अगर चंद्रमा है यहाँ कर्क राशि आ जाए, कर्क राशि आ जाए, चंद्रमा उसका स्वामी हो, तो उसकी पत्नी का जो स्वभाव होगा वो शीतल स्वभाव होगा, शांत स्वभाव होगी, गौरवण होगी, मिलनसार होगी। और यहीं के पर मेष या वृश्चिक राशि आ जाए, उसका स्वामी मंगल है, तो उसकी जो पत्नी का जो स्वभाव होगा, नवांश का स्वामी अगर मंगल है, तो पत्नी क्रूर होगी, उल्टा है, लड़ाकू झगड़ालू टाइप की पत्नी होगी। अगर यहाँ बुध है, नवांश का मिथुन या कन्या लग्न आ जाए, तो पत्नी जो है उसकी कला प्रवीण होगी, सर्वांग सुंदर होगी। अगर बृहस्पति है तो चतुर है, ज्ञानवान होगी। शुक्र है, जैसे यहाँ इस कुंडली में शुक्र है, तो पत्नी श्रृंगार प्रिय होगी, विलासी होगी। किसी कुंडली में शनि है, शनि की राशि बैठी है, मकर हो, कुंभ हो, तब क्या होगा? पत्नी जो है क्रूर स्वभाव की होगी, अप्रिय दर्शन करने वाली होगी। इस स्वभाव की उसकी पत्नी का स्वभाव होगा। तो इस तरह से आप स्वभाव का बता देंगे। दूसरा सूत्र आप समझ लीजिए कि अगर नवांशपति, ये नवांश का जो स्वामी है, वो केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो। अब जैसे इसमें कुंडली, इसमें नवांशपति कहाँ बैठा है? त्रिकोण में। अगर ये नवांशपति इतना केंद्र में बैठा हुआ हो या त्रिकोण में बैठा हुआ हो, तब भी जो पत्नी का उसको पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ध्यान रखो, किसी का नवांशपति केंद्र या त्रिकोण में बैठा, केंद्र बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, तो उस आदमी को अपनी पत्नी का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। और यही नवांशपति अगर 6ठे, 8वें, 12वें में बैठा हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो उसे पत्नी का सुख नहीं मिलता है। पत्नी सुख में उसको बाधा आती है, दाम्पत्य जीवन उसका सुखी नहीं रहता। और तीसरा सूत्र आप देखिए, हाँ, नवांशपति यदि पाप ग्रहों से पीड़ित हो, युक्त हो या दृष्ट हो, ये भी ध्यान रखो। नवांशपति जो है, नवांश का स्वामी, वहाँ एक तो 6ठे, 8वें, 12वें बैठा हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, दृष्टि भी उसकी पड़ रही हो, उसका दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखकर नहीं होता। तीसरा सूत्र आप लोग समझ, चौथा सूत्र समझ लीजिए कि यदि नवांशपति नीच का हो, नवांशपति नीच का हो, तो पत्नी जो है नीच आचरण करने वाली होगी। नवांशपति जैसे नवांश का स्वामी है, अपनी नीच राशि, जैसे यहाँ शुक्र है, अपनी शुक्र जो है नीच का किस में होगा? आप जानते हैं शुक्र में उच्च का होता है, कन्या में बुध। अगर वो कन्या राशि में बैठा हो तो नीच का हो जाएगा, तो वहाँ अपनी उसकी जो पत्नी का आचरण होगा वो नीच प्रकृति की होगी, नीच आचरण करने वाली होगी। तो इस तरह से आप समझें कि कोई भी जो भी नवांशपति है, अगर वो अपनी नीच राशि में है, तो उसकी पत्नी के जो
आचरण स्वभाव होगा, आचरण जो है नीच स्वभाव का होगा। अगर ग्रह उच्च में चली गई, नवांशपति अगर उच्च का है तो क्या होगा, वो राजा के समान, यदि समझ लो उसका स्वभाव जो कर्म है राजा के समान होगा, उसकी पत्नी का स्वभाव भी राजसी भी होगा। अगर मंगल है, ये ध्यान रखो, यह नवांश में स्वनवांश, अगर ये नवांश का स्वामी स्वयं अपने ही नवांश में बैठा हो तो समझ लो उसको राजा के समान सुख प्राप्त होता है। और कोई मित्र का, जैसे यहाँ शुक्र है अपने मित्र के नवांश में बैठा हुआ है, मित्र के नवांश में है, तब भी उसको सुख प्राप्त होता है, यानी सेनापति और भोगी होता है। अगर शत्रु के नवांश, अगर नवांशपति अपने शत्रु के घर में बैठा हो तो उसका जो दाम्पत्य जीवन है सुखी हो जाएगा, दुखी होगा और नीच होगा, नीच आचरण करने वाला होगा। तो ये इस तरह से आप लोग देखेंगे कि नवांश का जो स्वामी है अगर केंद्र त्रिकोण में है सुफलदायक होगा। नवांशपति 6, 8, 12 में यहाँ बैठा हुआ हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो या युति हो तो उसका दाम्पत्य जीवन नीरस हो जाता है। नवांशपति सूर्य है, पत्नी तेजस्वी होगी, चंद्रमा है तो शीतल होगी, मंगल है तो क्रूर है, उल्टा है, बुध है तो बुद्धिमान होगी, बृहस्पति ज्ञानवान पत्नी होगी, शुक्र है तब भी मिलनसार भोगविलास प्रिय होगी, शनि है तो झगड़ालू अप्रदर्शन करने वाली। तो इस तरह से आप नवांशपति को देखिए, यहाँ नवांशपति है कौन और वो बैठा कहाँ है, किन ग्रहों की दृष्टि है। अगर केंद्र कोण अच्छा सुख फल देगा तो इस तरह से आप पत्नी का विचार करेंगे। नवांश कुंडली का आपको मैंने साधन करना बता दिया और इसका फलित आप कैसे देखेंगे ये चीज़ बता दी है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैंने केवल 2 ही उदाहरण दिए, नवांश साधन तो पूरे ग्रहों को निकालना है, लेकिन मैंने आपको केवल 3 ही बताए कि आगे आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए। अगर प्रैक्टिस में आपको समझ में नहीं आती उससे आप दोबारा पूछिए, मैं वीडियो दोबारा बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप लोग नवांश साधन करना और उसका फलित करना सीखिए। आप लोग खुद स्वयं हमारे साथ मेहनत करिए। मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखें, वर्ग साधन करना सीखिए और हम आपको और भी आगे इस तरह की नमाज के बाद दशमांश है, द्वादशांश है, तृतीयांश है, सब के बारे में बताऊंगा और उससे क्या देखा जाता है, उसका आप कैसे विचार करेंगे, इस सब की पूर्ण जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अपने मित्रों को जोड़ें और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।